बात करेंगे इस वीडियो में फेफड़ों की सेहत से मुताल्लिक़ कौन कौन से नेचुरल वेज हैं जिनसे हम अपने लंग्स को प्योरीफाई कर सकते हैं। जो हमारे फेफड़े हैं, अगर वो डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट टॉक्सिन्स की वजह से डैमेज हो चुके थे, तो कुछ हद तक हम उनको कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि हमारे जो लंग्स हैं वो कैसे डैमेज हो रहे हैं। जितनी भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, इसके अलावा जितनी भी व्हीकल्स हैं, उनके जो धुएं एनवायरनमेंट में होते हैं वो हमारे लंग्स को डैमेज कर रहे होते हैं। जो सबसे कॉमन इशू सिगरेट स्मोकिंग का है। अब इसके जो 3 वेज हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट हैंड स्मोकिंग एक आ जाता है, जो वो पर्सन जो डायरेक्टली जो सिगरेट इनहेल कर रहा है वो फर्स्ट हैंड स्मोकिंग, और जो एयर वो एक्सहेल कर रहा होता है, जो डिफरेंट पीपल उससे इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, वो सेकंड हैंड। के अलावा थर्ड हैंड स्मोकिंग, ये वो स्मोकिंग है जो कि एयर पार्टिकल्स के अंदर से धुआं होता हुआ आपके कपड़ों के ऊपर रह जाता है, रूम्स के अंदर जो बेड शीट्स हैं उन पे रह जाता है, कर्टन्स पे, सोफ़ा पे, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो एयर टकराएगी तो उधर वो पार्टिकल्स रह जाएंगे। अब वो पार्टिकल्स बाद में आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, तो ये आ जाता है थर्ड हैंड स्मोकिंग। अब जितने भी ये टॉक्सिन्स हैं, पोल्यूशन है, और जब ये लंग्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे ये सोजिश करेंगे। ये लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन काज कर रहे होते हैं। ये इन्फ्लेमेशन है, ये माइक्रो एंड मैक्रोस्कोपिक लेवल दोनों पे देखने को मिलती है। अब ये एयर पोल्यूटेंट्स, ये स्मोकिंग्स, ये ना सिर्फ कैंसर का रिस्क बढ़ा रहे होते हैं, बल्कि इसके अलावा जो एक और लंग्स की डिजीज़ है जिसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, ये उसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। अब इस डिज़ीज़ में कुछ यूँ हो रहा होता है कि जो लंग्स के अंदर एयर फिल्ड सैक्स होती हैं, ये उनको जाके अटैक कर, जो उनके अंदर फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत होती है वो इससे मुतासिर हो जाती है। वो लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, अब वो इससे मुतासिर हो रहे होते हैं, और इसके साथ साथ उनके अंदर जो बलगम है वो भर जाती है और ये परमानेंटली डायलेट हो जाते हैं। परमानेंट डायलेटेशन हो जाती है इन ब्रोंकियोल्स की। डायलेटेशन के बाद जब म्यूकस वहाँ से बाहर निकल जाती है तो उसके बावजूद भी ये उसी तरह डायलेट ही रहते हैं, ये बाद में सिकुड़ नहीं रहे होते। इनके अंदर जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये परमानेंटली डायलेट हो जाती है। जब एयर इंटर होती है तो वो निकल नहीं पाती। जो इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी फेज़ की जो रेशो होती है वो इससे कंप्रोमाइज़ हो जाती है। कफ ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो ब्लड के अंदर सैचुरेशन होती है ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है, क्योंकि ब्लड जब लंग से गुजरता है तो वो प्रॉपरली ऑक्सीजनेट नहीं हो पा रहा होता। इसके अलावा कुछ और जो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स के साथ जो केमिकल्स हैं वो भी लंग्स को मुतासिर कर रहे होते हैं। उन केमिकल्स के अलावा पेंट्स, जितने भी जो डिटर्जेंट्स हैं वो भी लंग्स को मुतासिर कर रहे होते हैं। फंगल इन्फेक्शंस हैं जो रूम्स के अंदर हुए हुए होते हैं, जो दीवारों पे रूम्स के अंदर होते हैं, तो वो भी आपके जो लंग्स हैं उनको मुतासिर कर रहे हैं। उससे लंग्स को क्या नुकसान हो रहा होता है, तो यहाँ पे जो कैंसर का रिस्क है वो बढ़ रहा होता है, जिस तरह पहले भी इस बारे में बात हुई है। तो कैंसर सिर्फ डायरेक्टली लंग्स में से नहीं आ रहा होता, बल्कि जिस्म से कहीं से भी, किसी हिस्से से भी आ सकता है। लेकिन अगर लंग्स पहले से इन्फ्लेम्ड होंगे, उनके अंदर सोजिश पहले से भी हुई होगी, तो जो इम्यून सिस्टम है वो आसानी से लंग्स के ऊपर अटैक कर सकता है, और जिससे जो लंग्स हैं वो मोर प्रोन टू डिजीज़ हो जाते हैं। अगर लंग्स को डिटॉक्सिफाई ना किया जाए तो इन डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी फेजेस के बाद जो लंग्स टिश्यू होता है वो सिकुड़ जाता है और वो हमेशा के लिए फाइब्रोज्ड भी हो जाता है। तो जिसका नुकसान ये होता है कि जो ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर। तो लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट नेचुरली वहाँ पे पाए जाते हैं, तो इन सब इन्फ्लेमेटरी फेजेस की वजह से वो वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, उनकी तादाद कम हो जाती है। तो जब फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए जो ब्लड के अंदर से होते हुए लंग्स में आते हैं, तो वो वहाँ पे और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन काज कर रहे होते हैं, लंग्स को और ज़्यादा वो डैमेज। पिक्चर के अंदर जब फाइब्रोसिस तक बात पहुँच जाती है तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ये कंसिडर कर लेता है कि ये कोई फॉरेन बॉडी है जो कि जिस्म के अंदर पाई जाती है। इम्यून सिस्टम लंग्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है, जो कि फर्दर लंग्स को और ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने, इन्फ्लेमेशन, जो सोजिश, जो इन्फेक्शन लंग्स के अंदर हो रहा था, वो अब लंग्स में से होता हुआ ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए पूरी बॉडी में फैल जाएगा।
अब ब्लड सबसे पहले लिवर में जाता है, क्योंकि वहाँ से डिटॉक्सिफाई होने के बाद वो बाकी जिस्म के हिस्सों में जा रहा होता है। लिवर में पहुँचेगा तो वहाँ पे जितने भी ये फ्री रेडिकल्स थे, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स थे, जिगर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। जो जिगर के अंदर इम्यून सिस्टम चल रहा होता है, जो वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अब उनके ऊपर लोड ज़्यादा हो जाता है। अब वो जिगर को बचाने के लिए उनके अंदर ज़्यादा हलचल पाई जाती है। तो इस तमाम सूरत हाल में जिगर भी नुकसान उठा रहा होता है। तो जिगर भी डिफरेंट फेजेस से गुज़रता है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट किया जा रहा होता है, और एट द एंड वो कंपनसेटेड एंड डीकंपनसेटेड लिवर फेलियर में चला जाता है। तो और ज़्यादा मसाइल पेचीदा हो जाए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप डेली बेसिस पे शुरू कर दें, ताकि ये जितने भी जो क्रिटिकल सिचुएशन जो आपको देखने को इस वीडियो में मिली है, आप उससे अपने जिगर को और जिस्म के बाकी हिस्सों को आप बचा सकें। ल्यूक वार्म वाटर से स्टीम लेनी है, वो भाप आपने लेनी है, वो भाप आपने इनहेल करनी है, ताकि जितने भी टॉक्सिन्स थे आपके एयरवे के अंदर, तो वो इससे किल हो जाएं, तो आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो आपकी जिगर तक ताकि ना पहुंच पाए। और दूसरे नंबर पे आ जाता है मिल्क थसल। इसमें डिफरेंट टाइप्स के एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, और ऐसे उसमें मीडिएटर्स पाए जाते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। आपका बॉडी का जो डिफेंसिव सिस्टम है वो इससे बेहतर हो रहा होता है। बेसिकली ये लिवर पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जो लिवर के अंदर फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे होते हैं, ये उनसे बचा रहा होता है। लेकिन जिगर में इसके इफ़ेक्ट्स के साथ साथ अगर इसके लंग्स के अंदर इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, तो वो भी झुटलाने वाले नहीं हैं। ये लंग्स को भी काफ़ी फ़ायदा दे रहा होता है। तो ये मिल्क थसल भी आपने अपनी रूटीन का इसको हिस्सा बना लेना है। ये आपने पीना है, ये आप किसी भी स्टोर से आप हासिल कर सकते हैं। तो ये भी आपको काफ़ी इससे भी बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ विटामिन्स की, तो उसमें विटामिन ई सरफहरिस्त है। विटामिन ई की एक जो अल्फ़ा टोकोफिरोल फार्म है, अगर उसका जो डेली बेसिस पे आप एक कैप्सूल लेना शुरू कर दें, तो जो आपका इम्यून सिस्टम है इससे वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, और जो एक्सेसिवली फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे थे ये उनको भी कम कर देगा, ताकि जो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है ब्लड के अंदर और जो इम्यून सिस्टम आपका काम कर रहा था वो भी बेहतर तरीके से काम करे, और वो एंटीबॉडीज़ जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही थी, जो इम्यून सिस्टम डायरेक्टली आपके लंग्स को ही डैमेज कर रहा था, तो इससे वो भी बच जाए। और जो एंटीबॉडीज़ लंग टिश्यू इन्फ्लेमेशन की वजह से बनी थी, तो ये उससे भी आपको प्रिवेंट करेगा। और जो बॉडी का अपना डिफेंसिव सिस्टम जो लंग्स के ही अगेंस्ट हो गया था, तो ये आपको उससे भी प्रिवेंट करेगा। और जो अब नेक्स्ट पे आ जाता है विटामिन D3। अब जो विटामिन डी है ये भी लंग्स के अंदर, उसके अलावा जो डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर अगर कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही थी या इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होके लंग्स टिश्यूज़ के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बना रही थी, तो ये उस इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज़ करता है। जो एक्सेसिवली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही थी अपने ही टिश्यूज़ बॉडी के अगेंस्ट, तो ये उसको भी कम करता है। और ये ओवरऑल जो फाइब्रोसिस का प्रोसेस आर्टरीज़ के अंदर, लंग्स के अंदर, लिवर के अंदर हो रहा होता है, ये उसकी भी रेशो को कम करता है। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, अगर इनको अपनाया जाए, इनके ज़रिए से जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो रूटीन में लाया जाए,